नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। पढ़ाई के लिए आपका माइंडसेट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, तभी एक बेहतर तरीके से एक टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं और दिन में हमको जितने घंटे देने हो हम उतने घंटे दे सकते हैं। आज से शुरुआत करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। राजस्थान ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, मतलब राजस्थान को लेकर। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करता है। समझना इसको कि होता ऐसे है कि जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ा, तो ज्योग्राफी का जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें थोड़ी इकोनॉमिक्स की जानकारी मिलती है, थोड़ा इतिहास के बारे में हम जानने लगते हैं। हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं या ऐसी जगहों के बारे में जानने लगते हैं जहाँ पे जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ है। अगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पे फसलें काफ़ी बेहतर होगी। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था काफ़ी बेहतर होती है। अगर पानी की व्यवस्था काफ़ी बेहतर है तो फिर वहाँ पे आप समझ सकते हो कि सब्जियाँ उगा सकते हो या ज़्यादा फसलें उगा सकते हो, 3 या 4 फसलें उगा सकते हो। तो हर एक चीज़ का महत्व होता है और ज्योग्राफी से हर एक चीज़ जुड़ी हुई होती है। दूसरे विषयों से दूसरी चीज़ें काफ़ी कम जुड़ी हुई होती है, लेकिन ज्योग्राफी से काफ़ी सारे विषय जुड़ी हुई होती है। आज की हमारी क्लास में राजस्थान को काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी बारीकी से शुरुआत करेंगे पढ़ने की और इसको हम अब रेगुलर चलेंगे। तो शुरुआत में राजस्थान के बारे में हमको क्या समझना होता है? शुरुआत में राजस्थान के बारे में समझना होता है कि राजस्थान आया कहाँ से? राजस्थान की पृष्ठभूमि क्या रही है? राजस्थान को राजस्थान कहने वाला कौन था? और क्या राजस्थान को जो राजस्थान नाम दिया गया वो क्यों दिया गया? कुछ कारण तो होंगे, कुछ तर्क तो होंगे इसके पीछे। तो हर एक चीज़ को बारीकी से, गहराई से और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है हमको। शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा उसमें हम देखेंगे राजस्थान का जो ऐतिहासिक परिचय है। पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय और नामकरण। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो शुरुआत में हम शुरुआत करेंगे और एंड तक जब हम चलेंगे, हम काफ़ी सारे नोट्स आपको लिखवाएंगे। बोर्ड पे नहीं लिखवा सकते, हम बोल के लिखवाएंगे। उन नोट्स को आपको लिखना है। हर एक चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। हर एक लाइन उसमें फैक्ट छुपा है, थ्योरी छुपी है और वो आसान लैंग्वेज में है। तो जो किताबें हैं उनकी लैंग्वेज भी हार्ड होती है, जो क्लासें हैं उनकी लैंग्वेज भी हार्ड होती है। हमारे ये नोट्स काफ़ी इजी वे में आपके सामने हम आपको लिखवाएंगे। आप चाहो तो लिखिए इनको, इनसे बेहतर आपको नहीं मिल सकता, ये हमारा वादा है। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है उसमें हम देखेंगे राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय और राजस्थान का नामकरण। सिर्फ नामकरण नहीं देखा जा सकता है कि कर्नल जेम्स स्टोर ने राजस्थान कह दिया, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कह दिया, रामायण में मरु कह दिया और वैदिक काल में ब्रह्मावर्त कह दिया। सिर्फ नामकरण नहीं बताया जा सकता है, इनके पीछे की गहराई में उतरना पड़ेगा, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट आपके सामने हम लिखेंगे और रखेंगे, वो पहला पॉइंट हमारा है ब्रह्मावर्त। राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा गया और ये कहा गया वैदिक काल के अंदर। कब कहा गया? वैदिक काल के अंदर। जब राजस्थान में ब्रह्मावर्त कहा गया तो आपने सुना होगा ब्रह्मावर्त जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु के किनारे बसने वाले लोग, इंडस रिवर वहाँ तक बसने वाले लोग, फिर जैसे आगे बढ़ते हैं ब्रह्मावर्त बनता है, फिर आर्यावर्त बनता है। तो ये जो प्रोसेस रही है, तो हमको राजस्थान के अंदर अगर संदर्भ में बात करें तो ब्रह्मावर्त उस इस जगह को कहते हैं जहाँ पे सरस्वती नदी, देशवती नदी
गुजरती थी। तो यहाँ पे समझना इस चीज़ को और बारीकी से इसको देखना। जहाँ पे नदी गुजरेगी, जहाँ पे भी नदी गुजरेगी, वहाँ पे जो स्थान होगा वो हरा भरा होगा। ठीक है। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमालय से एक नदी निकलती थी। अनूपगढ़ जो जिला बना था हटा दिया गया, वहाँ से होके यहाँ पे होके ये नदी कच्छ के रण में चली जाती थी। अगर इसको हम ठीक से बनाए तो समझना इसको। इसको आपको अच्छे से बनाना है इस नदी को, ताकि काफ़ी बारीकी से आप समझ पाओ इसको। और देखना है आप मैप जो बनाओ आप काफ़ी अच्छे से बनाना। थोड़ी धीरे चलेंगे लेकिन बेहतर करके दिखाएंगे हम। देखना, ये नदी है, इसको हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर ब्रह्मावर्त है, ये ब्रह्मवर्त है। ठीक है, ब्रह्मावर्त वैदिक काल है। कहा गया था कि एक विराट मनुष्य, देवता, भगवान जो कह सकते हो, उनके हाथों से, मुख से, जंघा से 4 जातियाँ निकली। उच्च जाति, ठीक है, निम्न जाति, इस तरह की जातियाँ वहाँ पे निकली। वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जातियाँ निकली। उस दौर को वैदिक काल कहते हैं और उसी दौर में जो ब्रह्मावर्त है उसको लेकर बात करते हैं। तो ये जो नदी गुजरी है, ये नदी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी है। और इस सरस्वती नदी के इधर वाला हिस्सा या इसके आसपास का हिस्सा ब्रह्मावर्त कहलाया। तो राजस्थान को शुरुआत में जो नाम दिया गया इस स्थान को, वो क्या नाम दिया गया? ब्रह्मावर्त दिया गया। और कब दिया गया? वैदिक काल में दिया गया। आज से लगभग 7,000, देखो ये एक लाइन का है लेकिन इसको समझना कह रहा है इसे। अब आगे रामायण की हम बात करेंगे। रामायण के अंदर मरु कहा गया है, समझना इसको। और मरु का मतलब होता है रेत, डेजर्ट, मरुस्थल, मरुस्थल, रेतीला स्थान, समझ रहे हो। मरु कांतार कहा गया है। तो ये मरु कांतार और ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त एक ऐसे स्थान को कहा जा रहा है जहाँ पे एक नदी गुजर रही है। और मरु एक ऐसे स्थान को कहा जा रहा है जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो गई है। रेतीला स्थान का मतलब क्या हुआ? नदियाँ विलुप्त हो गई है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो इसको समझना, 7,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, हम कह सकते हैं ईसा पूर्व, नहीं, हाँ ठीक है, मतलब कि आज से 7,000 मान लो, या फिर जी ईसा पूर्व मान लो, तो 5,000 ईसा पूर्व मान लो। आज से तो 7,000 वर्ष पहले, और बाकी इकर ईसा पूर्व की बात करोगे तो 5,000 साल पहले। ठीक है, सरस्वती नदी गुजरती थी और इस स्थान को ब्रह्मावर्त कह देते हैं। अब तो 2-3 लाइनें आप लिख लेना, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान का प्राचीन, ये हेडिंग डालना, ऐतिहासिक और परिचय। पहला पॉइंट लिखना कि वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा गया। प्राचीन काल में यहाँ पवित्र सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी गुजरती थी। ठीक है, दृश्यवती नदी, दृश्यवती नदी गुजरती थी। तो भूगोल के नज़रिए से अगर इसको देखेंगे तो नदी का लुप्त होना ही थार के मरुस्थल का एक कारण बन चुका था। तो ये लाइन लिखनी नहीं है, हमने बताया है, लेकिन अगर भूगोल के नज़रिए से देखेंगे तो ये लिखना है कि दृश्यवती नदी गुजरती थी। सात्विक जो आज जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, गंगा को पवित्र मानते हैं, वैसे ही पहले किसको पवित्र माना जाता था? इस सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता था। लेकिन बाद में ये नदी सूख गई, तो गई कहाँ पे? ये नदी धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। और इसका जो पानी था, जो इसका नदी का पानी था, उन पानी सतलज में चला गया। वो पानी जो भी पंजाब की नदियाँ या पंजाब जिसको कहते हैं हम, जो नदियाँ हैं, उनमें इनका पानी चला गया।
जब इसरो के सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा पता लगाया गया तो ये नदी 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई वाली हमको नदी मिलती है, सरस्वती नदी, और घग्गर नदी का ये अवशेष हमको मिलता है या बनता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसको हमने समझा कि ब्रह्मपुत्र वैदिक काल में कहा गया सरस्वती नदी के किनारे गुजरता था। इस पर इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये बेस है। अब जो आगे चलेंगे हम और काफ़ी डिटेल में जानकारी आएंगे तो ये पॉइंट आपकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। हमारा दूसरा पॉइंट हम समझते हैं रामायण काल। ठीक है, अगर रामायण काल की हम बात करें तो रामायण के अंदर इसको कहा गया मरुकांतर। इसको मिटा देते हैं। पॉइंट बी है हमारा ये लगभग 3000 ईसा पूर्व की बात है, मतलब कि 5000 और 3000 तो लगभग 2000 सालों में 2000 सालों में एक स्थान, हरे भरे स्थान से रेतीला स्थान बनता चला गया। आपने अगर रामायण देखी हो या रामायण के बारे में सुना हो, भगवान राम को देखा हो, तो उन्होंने एक बाण छोड़ा था समुद्र पे, गुस्सा आ गया था और फिर कहा गया कि अब अगर समुद्र में छोड़ा तो समुद्र सूख जाएगा। उन्होंने राजस्थान के इस हिस्से में छोड़ दिया था जहाँ पे मरुस्थल बन गया माना जाता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझना, हम थोड़ा तर्क वाली बात करते हैं यहाँ पे कि भगवान राम ने छोड़ दिया। वो भगवान थे, उनको पता नहीं था कि अगर वो किसी स्थान पे छोड़ेंगे तो वहाँ पे अकाल पड़ने की संभावना हो जाएगी, स्थान मरुस्थल में बदल जाएगा, रेत में बदल जाएगा। अगर स्थान रेत में बदल जाएगा, नदियाँ विलुप्त हो जाएगी, तो वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उन लोगों का क्या होगा? अकाल कैसे सहेंगे वो, भूख कैसे सहेंगे, पानी के बिना वो कैसे रहेंगे? तो फिर हुआ, देखो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन प्रकृति जैसे जैसे बनती है तो लोग भी उस तरह रहना शुरू कर देते हैं। लोगों ने उन भगवान को छोड़ा, वहाँ पे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो भगवान राम का विरोध करने लगे, नहीं। उन लोगों ने उन भगवान को छोड़ा, स्थानीय लोगों को चुना, स्थानीय देवताओं को चुना, जैसे कि रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, जितने भी लोक देवता राजस्थान में मिलते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है। उनकी शुरुआत जैसलमेर, बीकानेर, कितने देवता हमको मिलते हैं। तो ये लोक देवताओं की शुरुआत वहीं से होती है। जब क्षेत्र अकाल की ओर बढ़ने लगा, लोग चोरियां करने लगे, पशु चुराने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, तो कुछ रक्षक देवता निकल के आए। तो उन देवताओं के होने से लोग देवताओं का बनने लगे और लोग मूर्तियों की पूजने की बजाय उन लोगों में आस्था दिखाने लगे, मतलब उन देवताओं में आस्था दिखाने लगे। तो यहाँ पे एक नई इतिहास की शुरू हुई राजस्थान के अंदर। उनमें कहा गया है कि जो ईश्वर नहीं दिख रहा है उसको छोड़ो, जो आपके सामने है उनके साथ मतलब कि उनको पूजना शुरू करो। और लोगों ने लोक देवताओं का जो सिलसिला हमारे सामने आया वो कहीं ना कहीं इसके बाद आया, मरुकांतर। तो रामायण के अंदर मरुस्थल को मरुकांतर बताया गया। तो जब वैदिक काल था तब जो मरुस्थल है वो हरा भरा था। जब रामायण काल आया तो मरुस्थल हरा भरा नहीं रहा, वो रेत में बदल गया था। और रामायण के अंदर जिक्र किया गया कि भगवान राम के द्वारा वहाँ पे एक बाण छोड़ा गया था। समुद्र पर गुस्सा आया, लेकिन फिर समुद्र देवता आ गए सामने, बाण कहीं और छोड़ दिया गया। तो कहाँ पे गिरा? यहाँ पे गिरा। पॉइंट लिखना, महर्षि वाल्मीकि ने, दूसरा पॉइंट इस हेडिंग डालना और लिखना, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस क्षेत्र के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, रामायण काल के अंदर। मरु का अर्थ होता है रेत, लिख लेना।
कांतर का अर्थ होता है दुर्गम क्षेत्र। तो यहाँ यह शब्द यहाँ भौगोलिक कठिनता को दर्शाने का काम करता है। तीसरे साक्ष्य पे हम चलते हैं। हम तीसरे साक्ष्य पे चलते हैं। तीसरा साक्ष्य जो है इम्पोर्टेंट है और वो है शिलालेख। कौन सा स्थान है जहाँ पे शिलालेख हमको मिले है, कौन सा स्थान है जहाँ पे राजस्थान के बारे में बात की गई है। देखो, सिर्फ राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थानी यादित्य, ठीक है। राजस्थान में यादित्य, पहले इस पॉइंट को लिख लेना, फिर आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान का शब्द प्राचीनतम बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। यह शिलालेख 625 ईस्वी 625 ईस्वी 625 ईस्वी, ठीक है, विक्रम संवत 682 का, विक्रम संवत की अगर बात करें 682 का लिख लेना, पूछ लिया जाता है 682 का है, जो सिरोही के खीमल माता के मंदिर के बाहर लगा हुआ है। सिरोही के खीमल, और बात कर रहे हैं हम शिलालेख की। किसकी बात कर रहे हैं? शिलालेख की बात कर रहे हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, प्राचीनतम प्रयोग, ठीक है। शिलालेख जो साक्ष्य वो ये है, इस नाम से ये शिलालेख है। तो यहाँ पे एक चीज को समझना, राजस्थानी द्वितीय जो शब्द है, इसका उल्लेख जो है यह किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पे हुआ है। इसको लेकर मतभेद है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम है। तो फिर हमने अंदाजा लगाया कि ये किसी स्थान का नाम है। तो यहाँ पे इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद हमको देखने को मिलते हैं। उनको ये फिक्स नहीं है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम, लेकिन बाद में हमने अपने मन से निकाला कि राजाओं का स्थान राजस्थान। तो अब चौथा साक्ष्य हमारा है मध्यकालीन साहित्य, ठीक है। अब डी पे चलते हैं हम। चौथा है मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य, मध्यकालीन अगर साहित्य की हम बात करें तो मोहनोद नेहंसी का आपने नाम सुना होगा, जिसे राजस्थान, जिनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। अपने ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है मोहनोद नेहंसी ने। राजरूपक वीणबार द्वारा लिखित इस ग्रंथ में भी इस भूभाग के लिए राजस्थान का नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ 4 फैक्ट थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, और हमने डिटेल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा की। अगली क्लास में देखेंगे कि अब देखो, राजस्थान के अंदर वर्चस्व बड़ा, राजाओं का स्थान जो बना तो सबसे ज़्यादा राजपूतों का बना। तो अब राजपूतों को लेकर जो चर्चाएं की जाएगी, और अब समय है कि अंग्रेजों का इस देश में आना 1600 ईस्वी के बाद से। लेकिन जॉर्ज थॉमस थे, वो आयरलैंड के थे, अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेज इंग्लिशमैन तो थे लेकिन आयरलैंड के थे। तो अब जो हमारी चर्चा होगी वो राजपूतों को लेकर होगी। इसमें हम समझेंगे कि जो जियोग्राफी रूप से पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।